Good morning, everyone. And first of all, I would like to welcome all new members who joined Lucky Law. मैं जितने भी नए मेंबर्स जिन्होंने कि लकी लॉ को चुना और सब्सक्राइब किया, बहुत ही उनका धन्यवाद कर देता हूँ. और आई एश्योर यू एंड आई आल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप जो है इस लकी लॉ में बढ़ चढ़ कर जो है यू शेयर योर लीगल नॉलेज विद अस. सो द टॉपिक इज Today's topic is check bounce case under Section 138 of National Instrument Act. Basically, मैंने जो ये एक slide बनाई है, it's main focus on the if there is a question arise in a main exam or a preliminary exam of a judicial examination, whether uh, in any state, then how you have to adapt and what should be the procedure. एंड ऑल द डिटेल जो भी आपको डिटेल मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चेक बाउंस के केस में चाहिए होती है उसके बारे में पूरा इसमें इस वीडियो में मैंने स्लाइड बाय स्लाइड जो है आई डिस्क्राइब्ड. सो बेसिकली व्हाट वी डिस्कस कि कंसेप्ट चेक बाउंस कैसे होता है, चेक बाउंस होने के बाद आपका डिमांड नोट व्हाट इज डिमांड नोटिस कैसे जाता है, उसके बाद व्हाट आर द रूल्स, एक लैंडमार्क जजमेंट वेरी ब्रीफ में, उसके बाद पेनल्टी और उसके बाद प्रोसीजर एंड रिसोर्स इन केस ऑफ चेक बाउंस. उसके बाद आपकी जो प्रोसीडिंग्स है क्रिमिनल हो सिविल हो या कोई अगर लास्टली जो हम इसमें व्हाट आर द वेरी रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं आपकी कंपनसेशन टू द विक्टिम जो इस केस में जिसका जो है जिसको जो है चेक बाउंस बाउंस जो चेक हुआ है वो दिया हो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली देखिए चेक बाउंस क्या होता है. डोंट गो दैट बिफोर गोइंग टू द डिटेल. मैंने आपने क्या किया, मैंने सपोज मान लीजिए मैंने लोन लिया, मैंने आपसे लोन लिया, फ्रेंडली लोन लिया. जनरली केसेस जो हैं आपके जो गुड केसेस जो हैं वो फ्रेंडली लोन के ही आते हैं. उसमें क्या है, मैंने आपसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद क्या किया कि सपोज मान लीजिए आई बोरोड 2 लाख रुपीज एंड लिमिटेशन ये रही थी कि विद इन 6 मंथ. तो मैंने क्या किया, जब छठे महीने का लास्ट मंथ चला हुआ था तो मैंने क्या किया, आपको एक चेक दे दिया. चेक दे दिया और चेक जब आप बैंक में लगाने गए तो बैंक वालों ने बोला कि मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने जिस अकाउंट से आपको चेक किया था उसमें मैंने 2 लाख का जो अमाउंट भरा था उस अकाउंट में 2 लाख ना होके सिर्फ कितने थे, 10,000 रुपए. तो वो चेक क्या हो गया, वो बाउंस हो गया. तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपको एक रिटर्न मेमो देंगे और उसमें उसमें रीजन रहता है. देखिए कीप इन योर माइंड, रिटर्न मेमो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है चेक बाउंस के केस में. उसमें रिटर्न मेमो दिया जाता है. उस रिटर्न मेमो के हिसाब से आपका उसमें लिखा होता है कि उसमें रीजन स्पेसिफाइड होते हैं कि चेक जो है आपका बाउंस इनसफिशिएंट की वजह से हुआ है या कोई जैसे आपने कोई डबल राइटिंग की वजह से कर दिया है. ये चेक देयर आर द वेरियस रीजन जो है वो रिटर्न मेमो में मेंशन होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, आपका रिटर्न मेमो वो दे देते हैं आपको और बोलते हैं कि ये जो चेक बाउंस हो गया. अब देखिए बेसिकली क्या है रिटर्न मेमो. अब चेक जो लगाने आपने बैंक में जो आप चेक लगाने गए तो वो जो चेक है आपको विद इन कितने टाइम में लगाना पड़ता है, जिस दिन से मैंने दिया उस दिन से विद इन 3 मंथ जो है आपको लगाना होता है. और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अ, अगर आप चेक बाउंस का केस जो हो, अगर चेक कोई बाउंस होता है, चेक अगर आपके पास कोई दिया हुआ है तो आप उसको कितने टाइम में लगा सकते हो. तो आप जो मैंने चेक आपको दिया वो 3 महीने में एन टाइम एन नंबर ऑफ टाइम जो हो आप उसको लगा सकते हो. ठीक है. चेक बाउंस हो गया. अब क्या हुआ, अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि बैंक ने आपको रिटर्न मेमो दे दिया विद चेक कि जो चेक बाउंस हुआ है एंडोर्स करके कि ये जो है चेक जो है बाउंस हो चुका है. ठीक है. अब चेक बाउंस हो गया, आपको पता लग गया तो आपको जो है जिस दिन से आपको नॉलेज आई उस दिन से विद इन कितना, विद इन आपको 30 डेज जो है आपको नोटिस देना होता है, डिमांड नोटिस जिसे बोलते हैं. और उस डिमांड नोटिस में आपको जो है टाइम लिमिट देनी होती है 15 दिन की कि विद इन 15 डेज आप जो हो मेरे को बोलोगे कि भाई तूने जो मेरा 2 लाख रुपए लेके रखा हुआ था और जो तूने उस 2 लाख के 2 लाख का जो लोन में मतलब मेरे से जो पैसे लिए थे उसको वापिस करने के लिए तूने जो है जो पैसे मुझे दिए थे, जो मेरे को चेक दिया था वो बाउंस हो गया, इसलिए मैं तेरे को 15 दिन का टाइम देता हूँ
तू जो है उन 15 दिनों में मेरे को मेरे पैसे वापस कर दे, अदरवाइज मैं जो है तेरे खिलाफ जो है केस कर दूंगा। अब जो 15 दिन का टाइम जैसे खत्म, अगर मैंने 15 दिन के अंदर दे दिए तब तो ठीक है, तब कोई केस नहीं आपका बनेगा। पर अगर 15 दिन तक अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, कॉज ऑफ एक्शन, किस चीज का, कंप्लेंट फाइल करने का। और वो कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होती है, सेक्शन 138 टू सेक्शन 142 इसके बारे में डील करता है। तो इस तरह से आपका जो जिस दिन से आपका 15 दिन खत्म होने से लेके जिस दिन से वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उससे अगले 30 डेज तक आपके पास जो है कंप्लेंट फाइल करने की लिमिटेशन होती है। ठीक है, नाउ अब डिटेल से जो हम इसको डिस्कस करेंगे, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। check which has been accepted in a good faith get bounced would again make the business suffer. The check will lose its authenticity and the trust. Section 138 to 142 of the 138 से 142 जो है आपका चैप्टर नंबर 7 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो इसके साथ जो डील करता है। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा है कि आप रिमाइंड कर लिए कि जो 213 जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी उसने जो है चेक बाउंस को रिकमेंडेशन दी थी। देखिए अब चेक आपका कब बाउंस होता है, देखिए चेक बाउंस के जो वेरियस रीजन हो सकते हैं। when the validity of the check has expired, suppose मान लीजिए आपको मैंने वैलिडिटी अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने आपके साथ में लिमिटेशन डिस्कस कर रहा था कि 3 मंथ का टाइम होता है जिस दिन से वो चेक में जो डेट होती है। ठीक है, अगर आपने जो है सपोज मान लीजिए मैंने जो है आउटडेटेड चेक दे दिया या आपने जो है उसको 3 महीने के बाद लगाया तो भी वो बाउंस हो जाएगा। अगर ओवर राइटिंग कर दिया उसमें, जैसे मान लीजिए मैंने अमाउंट भरा था 2 लाख पर आपने उसमें क्या कर दिया, 2 की जगह क्या कर दिया आपने 22 लाख कर दिया, या 2 लाख एक जीरो और लगा दी, ठीक है 20 लाख हो गया वो, तो वो भी चेक बाउंस हो सकता है, मतलब ओवर राइटिंग किया आपने। द एक्ट विच डील्स विद द पनिशमेंट इन रिलेशन टू सच चेक बाउंस एंड अ सेफगार्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेम इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू चेक बाउंसेस को जितने भी केस हैं वो सारा का सारा कौन डिस्कस करता है, कौन मतलब कहाँ पे इसके बारे में देके रखा हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, नाउ dishonor of a check is resulting due to insufficient fund in the bank account of the drawer. If the amount exceeds the arrangement with the bank, it leads to the emergence of a criminal liability against the drawer of the defaulted check. Mention is a not required case of a check bounces and cannot be taken as a defense for the drawer. देखिए ये प्रैक्टिस जो ऑल द एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट उनको ये चीज और जो भी एक अ गुड जज जो because you all are going to become a future judge and if you are attempting a main exam or a prelim exam then definitely you will be a judge। तो आपके दिमाग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफेंस अगर अक्यूज ने जिसने चेक किया है, यानी कि मैंने जैसे चेक किया है, मैं अपनी स्टोरी को फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे मैंने चेक कर दिया हो तो मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता हूँ कि मैंने जो ये गलती से दे दिया, मेरा कोई मेंसरिया नहीं था इसमें, तो मैं उस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि देखिए आईपीसी क्या बोलती है, एंड कोई भी जो ऑफेंस जो है जो मेंसरिया जहाँ पे एब्सेंट होता है और दैट इज नॉट एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच डन इन अ गुड फेथ, मतलब जहाँ पे मेंसरिया एब्सेंट है वो ऑफेंस नहीं होता। पर यहाँ पे डिसऑनर के चेक में मेंसरिया का डिफेंस जो है आपका नहीं लिया जा सकता है। बेसिकली देखिए चेक बाउंस होने का सीधा सा है कि मैंने जैसे मैं स्टोरी वही बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको 2 लाख का चेक दिया, मेरे जो जिस बैंक का मैंने जो आपको चेक दिया उस बैंक में जो मेरा अकाउंट है उस अकाउंट में मेरे सिर्फ 10,000 थे। तो जो मेरी जो अरेंजमेंट थी बैंक के साथ वो सिर्फ 10,000 की रह गई थी वहां पे, पर मैंने चेक दे दिया उसी अकाउंट के रिलेटेड 2 लाख का, तो वो चेक जो है इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हो गया। ठीक है, लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सेक्शन 138 में आल्सो लीड टू अ क्रिमिनल। देखिए दो ही बात कि इसमें जो आप क्रिमिनल भी और सिविल दोनों जो है लायबिलिटी आ जाती है। देखिए डिमांड नोटिस क्या होता है, वही जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि सेक्शन 138 जो है आपका वो बोलता है कि बिफोर फाइलिंग द, अगर आपने विदाउट डिमांड नोटिस अगर आपने जो है चेक बाउंस का केस लगाया तो दैट कंप्लेंट की, दैट कंप्लेंट इज नेवर मेंटेनेबल। तो इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्या, you have to give a demand notice. Demand notice needs to be sent to the payee on the drawer of the check within a 30 days from the date of the check bounce। मतलब जिस दिन से चेक बाउंस हुआ उस दिन के 30 दिन के अंदर आपको जो है उसको जो है चेक डिमांड नोटिस भेजना। सपोज मान लीजिए आज क्या डेट है, आज मान लीजिए आप 20 मई है,
आज 20th मई है, तो आपने 20 मई आज चेक बाउंस हुआ तो 10 दिन इस महीने के ले लो और 20 दिन अगले, मतलब अगले महीने की 20 तारीख तक जो हो, आज 20 है ना, 10 अगले 20, हाँ, अगले महीने की 20 तारीख तक जो हो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो है चेक जो है क्या करना पड़ेगा, डिमांड नोटिस किसके रिगार्डिंग जो चेक बाउंस हुआ है उसके अमाउंट के रिगार्डिंग डिमांड करोगे आपकी, आप जो हो 15 दिन के अंदर, 15 दिन का टाइम दोगे कि जो 2 लाख रुपया जो आपने 2 लाख रुपए का जो चेक मेरे को दिया था, उस वो जो चेक है आपका वो बाउंस हो चुका है, इसलिए जो है आपको मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ और विद इन 15 डेज जो हो आप जो है मेरे को पैसे दो। अगर नाउ इन केस द ड्रॉर फेल टू कंप्लाई, अगर मतलब अगर ड्रॉर जो है, ड्रॉर कौन हुआ, जिसने जो है चेक दिया था, ड्रॉई कौन हुए, आप हुए। अगर जो है अगर मैंने 15 दिन के अंदर आपको नहीं दिया, अगर आपका जो पैसे नहीं लौटाए, तो मेरे पास कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर्ड, तब आपका कॉज ऑफ एक्शन बनता है सेक्शन 138 के अंदर। देखिए सो मेनी टाइम ये कभी भी मत बोलना कि देर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि देयर मे बी अ क्वेश्चन इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम वेदर द चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 इज मेंटेनेबल with notice, without demand notice, with demand notice या without demand notice, और none of the above. Then what is your correct answer? With demand notice, मतलब आपको it is not a discretionary power, कोर्ट भी आपका बेब आउट नहीं कर सकता कि ठीक है कि उसने डिमांड नोटिस नहीं दिया हुआ है तो आप जो हो केस फाइल में नहीं, जब तक आपका डिमांड नोटिस नहीं जाएगा तब तक आपका चेक जो जो कंप्लेंट है आपकी सेक्शन 138 में वो मेंटेनेबल नहीं है। मतलब जो आपका जो सेक्शन 138 के हिसाब से जब भी आपका चेक बाउंस होता है तो जो मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है, हु इज मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन रहती है कि वो जो है वो चेक बाउंस के केस को डील करेगा। अगर अगर आपने डिमांड नोटिस नहीं दे के रखा हुआ है तो व्हाट डज इट मीन, मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है। ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट जो है आपका उस केस में उस कंप्लेंट में कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नाउ तो चैप्टर 17 मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सॉरी चैप्टर नंबर 17 जो है डिस्कस 138 142 ऑल रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो किस तरीके से वो चलेगा। अब टेक्निकलिटीज में जाऊं, देखिए ये आपके सेक्शन 138 की टोटल लैंग्वेज है, डोंट गो इसमें आप मत घुसिए, मैं सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट ट्राई टू लिसन दैट, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए ये क्या बोलता है कि वेयर एनी चेक drawn by a person on an account maintained by him with a banker for a payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, मतलब यहाँ तक इतनी सी बात बोल रहा है कि मेरा जो अकाउंट था किसी बैंक में, ठीक है, मैंने उस बैंक का क्या दिया, आपको चेक दिया, और चेक क्यों दिया, टू डिस्चार्ज द लोन, मतलब जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी। ठीक है, इन अ होल और इन अ पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, जो मैं बात बोल रहा हूँ, इज रिटर्न बाय अ बैंक अनपेड, बैंक ने मेरे को वापस कर दिया, इधर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट, मतलब वहां पे जैसे मैंने बोला था, मैंने आपको चेक दिया तो 2 लाख और वहां पे कितना रह गया 10,000 मेरे अकाउंट में, तो क्या होगा, इनसफिशिएंट हो गया। ठीक है, or it exceed the amount arranged to be paid from that account when an arrangement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offense and shall without prejudice to any other provision of this act be punished। अब देखिए, मतलब वो चेक बाउंस हो गया, वहां पे अमाउंट इनसफिशिएंट होने की वजह से, तो टर्म बीच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और बी द फाइन बीच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट, मतलब 2 साल की क्या, 2 साल की जेल, सेक्शन 138 के केस में, चेक बाउंस के केस में आपको 2 साल की जेल, या फिर कितना, अमाउंट ऑफ अ चेक और विद बोथ, मतलब आपको जो है जितना, जैसे मैंने 2 लाख रुपए का, मान लीजिए यहाँ पे इतनी सी बात हो रही है, पनिशमेंट इतनी सी है कि अगर आपने जो है 2 लाख का जो केस किया, मैंने आपको, आपने डिमांड नोटिस दिया, डिमांड नोटिस देने के बाद भी मैंने आपको पैसे नहीं दिया, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट के पास, मैं केस हार गया, तो मेरे को मजिस्ट्रेट जो है पनिशमेंट क्या दे सकता है, 4 लाख की, ट्वाइस द अमाउंट, या तो मेरे को 2 साल की कन्विक्शन या दोनों दे सकता है कि 2 लाख की सजा, सॉरी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ जो है
वो चेक जो है वो भी अवार्ड किया और साथ में मेरे को बोला 2 साल की जेल भी। समझ रहे हो आप? मतलब ट्वाइस 2 years punishment, a term became extended to 2 year or the extend to twice the amount of the check। जितना आपका चेक है उसका ट्वाइस, 2 लाख का 4 लाख, उसके बीच में आपका मजिस्ट्रेट जो है आपको वो जो है फाइन जो है वो अवार्ड कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड। अब देखिए ये तो सारी बातें हो गई कि चेक बाउंस हो गया, डिमांड नोटिस हो गया, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? The check has been presented to the bank within a period of 6 months from the date of which it is drawn or within the period of its validity, whichever result। देखिए ये जो 6 month का पीरियड है, it has been amended not in the Ware Act but due to the effect of the Reserve Bank of India notification। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली है और ये नोटिफिकेशन है आपकी 1/4/2012। इसके तहत जो है आरबीआई ने कुछ नहीं किया, 1/4/2012 को आरबीआई नोटिफिकेशन निकाली और उसके तहत सिंपल जो 6 मंथ है वहां पे 3 मंथ हो गया। मतलब आपका जो भी चेक हो अगर बाउंस होगा तो वो जो है 3 महीने के अंदर कहां पे प्रेजेंट किया होना चाहिए? बैंक में। ठीक है, इतनी सी बात बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सो मेनी टाइम ये जो है प्रिलिमिनरी में पूछा जा चुका है। नाउ the payee or the holder in the due course of the check, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving notice in a writing to the drawer। जो डिमांड नोटिस की बात कर रहा हूँ, विद इन 30 days। देखिए जिस दिन से ये बात बोल रहा है 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। देखिए वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, मान लीजिए हमारे केस में आपने चेक दिया बैंक में, चेक ने बैंक ने बोला कि आप जो है 3 दिन के बाद आइए। ठीक है, 3 दिन के बाद आप गए तो आप बैंक ने क्या बोला, अब जो है अब हम आपको खुद जो है कम्युनिकेट कर देंगे, मतलब घर में कम्युनिकेट कर देंगे या इन एनी वे, जैसे भी थ्रू मेल कि चेक आपका जो है लग गया है या नहीं। तो क्या हुआ, चेक जिस दिन से मतलब जिस दिन गया आपका उस दिन ही बाउंस हो गया था। जिस दिन आपने प्रेजेंट किया वो उस दिन ही बाउंस हो गया था, पर वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए? किसी टेक्निकल कोई भी रीजन हो सकता है, आप मान लीजिए। तो चेक बाउंस वो नहीं काउंट होगा। चेक बाउंस कब से काउंट होगा? मतलब जो 30 डेज का पीरियड वो आपका कब से काउंट होता है? जिस दिन से इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक, क्या बोल रहा है, टू द चेक ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब जब किसको, आपको नॉलेज आया किस बात का कि मेरा चेक बाउंस हो गया है। नो डाउट चेक जो है किसी और दिन भी बाउंस हो सकता है, आपको इंफॉर्मेशन लेट आ सकती है, तो डेट कहां से कैलकुलेट होगी? जिस दिन से आपको जो है रिसिप्ट आई, मतलब किसकी, चेक बाउंस की। ठीक है, वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नाउ द ड्रॉअर ऑफ द सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट of the said amount of money to the payee or as the case may be to the holder in a due course of a check within a 15 days of the receipt of the said। सीधी सी बात, यहाँ पे इतना सा बोल रहा है कि अगर जिसको जिसने जो है चेक दिया है और आपने डिमांड नोटिस दिया और वो 15 दिन में क्या है, 15 दिन में जो हो पैसे नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये तो आपकी प्रोवाइडेड कंडीशन थी, ये सारी होनी चाहिए। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग एक्सप्लेनेशन को छोड़ देते हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेप्ट ऑफ अदर लाइबिलिटी मींस अ लीगली इनफोर्सेबल डेप्ट और अदर लाइबिलिटी। देखिए दो बातें हैं, एक आ रही है आपकी लीगली इनफोर्सेबल डेट और दूसरी आ रही है अदर लाइबिलिटी। लीगली इनफोर्सेबल डेट कैसा है आपका? जैसे मान लीजिए लीगली इनफोर्सेबल डेट मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आपने जो है गैम्बलिंग कहीं की और गैम्बलिंग के पैसे जो है मतलब किसी से वापस लेने हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि मैंने बोला कि मेरा कोई फ्रेंड है, नहीं मेरी कोई बिल्डिंग किसी और के पोजेशन में है, मैंने क्या किया, उस पोजेशन को लेने के लिए किसी एक मतलब जो बोलते हैं ना बाउंसर टाइप बंदे को हायर किया और बोला कि जाओ आप उसको खाली करवाओ। मतलब व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग इलीगल वर्क। और मैंने जो है 2 लाख रुपया उससे मतलब क्या किया कि 2 लाख दूंगा अगर तू खाली करवा दे, मैंने नहीं दिए फिर, तो फिर वो दैट इज नॉट अ लीगली इनफोर्सेबल डेब्ट। इलीगल काम के लिए आपका डेट जो है वो जो है 138 में नहीं आता है, समझ रहे?
कि जैसे मैंने बोला कि मेरा जैसे कोई और एग्जांपल ले लिया, मैंने मतलब किसी का मान लीजिए मैंने अपने दोस्त के लिए मैंने आपको मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। मैंने आपको मारने के लिए गुंडे भेजे और उनको पैसे मतलब 10 लाख रुपए देने थे और दे दिए मैंने 5 लाख और 5 लाख नहीं दिए। वो मेरे को जो है उस 5 लाख के लिए और मैंने जैसे चेक दिया, मान लीजिए मैंने उनको 10 लाख का चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। तो वो उस चेक का जो पैसा है वो 138 में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट नहीं है। लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो ई काम जो हुआ था वो क्या है? इल्लीगल है। या अदर लायबिलिटीज क्या आई है? अदर लायबिलिटीज ऐसी आती है कि जैसे अम, आप मान लीजिए कि आपके मेरे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया कि है ये बिजनेस कोई बिजनेस है कि हम दोनों जो पार्टनर थे और अब मैं उस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ और आपको जो है मेरे को कितना देना है? 10 लाख देना है, ठीक है, मैं उस बिजनेस को छोड़ दूंगा। आपने चेक दिया, मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया और आप जो उस बिजनेस को छोड़ दोगे और वो चेक आपने जब वहां पे लगाया तो क्या हो गया? वो बाउंस हो गया। तो वो क्या आएगा? वो आपको 138 में आएगा। वो क्या आ गई? वो अदर लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, दो बातें कौन सी आई? डेट और अदर लाइबिलिटी में कौन सी बात करता है? एक बात करता है लीगली इन्फोर्सेबल डेट की, क्योंकि लीगल पर्पस के लिए होनी चाहिए। समझ रहे जो मैंने एग्जांपल दिए? अदर लाइबिलिटी में आपका कौन सा आ गया? अदर लाइबिलिटी में आपका वो चीज आई जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मैं और आप जो है पार्टनर है। अब मैंने बोला आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा, आप अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर दीजिए। पर मैंने आपको चेक दिया, चेक वो बाउंस हो गया। डेट थोड़ी था, देखिए यहाँ पे बात समझ रहे हो आप, यहाँ पे कोई डेट नहीं था हमारे बीच में, पर क्या थी? लाइबिलिटी थी। किस चीज की? अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ करनी थी। तो that is also other liability and you can file section 138 case complaint before the magistrate. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था? Acknowledge that there was a massive misuse of the criminal justice system with a view to the cause of a hardship, harassment, and inconvenience to the accused. Directed the proceeding are to be filed at the place where the check is dishonored. Basically क्या हुआ था इसमें? देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए वही स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 2 लाख का चेक दिया था। अब पहले क्या होता था कि उस बैंक की जुरिस्डिक्शन बनती थी जहां पे की जो मेरा अकाउंट है। अब आप वो दिल्ली के, मान लीजिए आप वो दिल्ली के, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो मैं क्या 2 लाख के चेक के लिए हर बार जो है कोर्ट की पेशी के लिए मैं वो जहां पे मेरी बैंक ब्रांच है मैं वहां पे आता रहा? नहीं। तो फिर कोर्ट ने बोला कि अक्यूज्ड जो है, एक तो विक्टिम जो है जो उसको पहले से हरासमेंट हो रही है, जिसका जो चेक का जो कंप्लेनेंट है उसको पहले से हरासमेंट हो रही है क्योंकि उसका चेक बाउंस हो गया है, और अक्यूज जो इसका फायदा उठाएगा। तो इसलिए जहां पे जो है कंप्लेनेंट ने चेक लगाया और जिस ब्रांच में जो है वो बाउंस हुआ, उस ब्रांच में की जो उस जिस ब्रांच की बैंक में वो बाउंस हुआ, वो जिस जुरिस्डिक्शन में जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आएगा, वहां पे आपका ये केस जो है वो लगेगा। ये बात बोलती दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट हुआ था ये सारा का सारा, जो पीछे के वाले जो केस थे वो सारे के सारे वो भी मतलब उस पे इसका प्रभाव था। Civil law concept not inapplicable. The court mentioned caution that the phrase cause of action in the section 38 should not be assigned the same interpretation provided under civil law. Relying on the section 178 of the CRP, the court held that the territorial jurisdiction in a criminal matter, including under the Act, is determined solely by the location of the commission of। देखिए बात क्या हुई थी यहाँ पे कि जो सेक्शन 178 जो सीआरपीसी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है कि जहां पे कमीशन हुआ है ऑफेंस का। अब आपने चेक लिया, देखिए चेक आपने लगाया अपनी होम ब्रांच में जहां पे आप रहते हो दिल्ली में, पर मेरा जो अकाउंट था वो था चंडीगढ़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेक आपका बाउंस कहाँ हुआ? दिल्ली में ना। जब आपका चेक बाउंस दिल्ली में हुआ तो जुरिस्डिक्शन की तो कमीशन ऑफ ऑफेंस कहाँ हुआ? चेक बाउंस का दिल्ली में। तो फिर चंडीगढ़ में क्यों केस लगेगा? पहले ऐसा होता था कि जहां पे जो होम ब्रांच थी वहां पे चेक वो केस फाइल करना पड़ता था। इसलिए तो दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत ही अच्छी जजमेंट दी और काबिल तारीफ की। जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन होगा 178 सीआरपीसी के हिसाब से,
आप जो हो केस फाइल कर सकते हैं। बट देखिए सिविल नेचर के हिसाब से देखिए 3 जगह बनती है, जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिमिनल की नहीं, 178 सीआरपीसी या उसमें मत जाइए आप, सिंपल मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 1920 सेक्शन 1920 सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड, कि इसमें इतनी सी बात होती है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ या आपका एक्ट का एग्रीमेंट हुआ, तो ये 3 जगह आती हैं, पर यहाँ पे नहीं चलेगी वो। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इट्स अ क्रिमिनल लायबिलिटी। जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे कमीशन ऑफ द ऑफेंस हुआ, वहां पे आपका केस फाइल होगा। ठीक है। नाउ देखिए, सपोज मान लीजिए आपके पास you failed to file the case before the honorable court magistrate regarding the section, आपने जो है विद इन लिमिटेशन जो चेक बाउंस का केस नहीं किया, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? तो आपके पास इतनी सी रेमेडी है कि आप ऑर्डर 37 में समरी प्रोसीजर से जो है रिकवरी का सूट जो है वो फाइल कर सकते हो। ठीक है। दिस इज द समरी सूट्स। उसमें क्या होता है, क्विक आपकी डिस्पोजल हो जाती है। दिस इज द अल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉर द सेक्शन 138 केस, अगर आपने जो है रिकवर ना कर पाया अपना पैसा, मतलब आप फेल हो गए, मान लीजिए आपने डिमांड नोटिस नहीं दिया, मतलब लिमिटेशन में फेल हो गए, इसलिए अमेंडमेंट। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था, सेक्शन 143 has now a new proviso 143A which entrusts the court to try an offense under section 138 in order to enable the drawer check to pay the compensation to the drawer in summon trial। बेसिकली इसमें इतना सा लिखा रहा है भाई कि अब देखिए वही स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। मैंने मना कर दिया था आपको कि मैं नहीं दूंगा, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोर्ट क्या बोलेगा, जैसे ही आपने केस फाइल किया, उसमें कोर्ट मेरे को बुलाएगा, मेरे को समन आएंगे और मेरे को बोलेगा कि आप जो हो, इनका पैसा, आपका जो पैसा जो 2 लाख है वो आप दे रहे, मैं दे रहा हूं या नहीं? मैं बोलूंगा नहीं, तो मेरे को कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि एज ए कंपनसेशन क्या करो, 20% अमाउंट जो हो विद इन 60 डेज जो है वो किसको दो, आपको दो। तो 2 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख का 20% हो गया आपका 40,000। तो मेरे को 40,000 देने पड़ेंगे अगर मैं केस को कंटेस्ट करूंगा। सेक्शन 143 इतनी सी बात बोल रहा है कि देखिए, मैंने आपको जैसे स्टोरी बताई कि मैं हमने जो फ्रेंडली लोन लिया था, फ्रेंडली लोन में क्या हुआ, फ्रेंडली लोन में इतनी सी बात हुई थी कि जैसे मेरे को आपको 2 लाख देने थे, पर आपने जब आप बैंक में गए वहां पे सिर्फ 10,000 था, चेक बाउंस हो गया, आपने केस लगा दिया। ठीक है। मेरे को कोर्ट से समन आया, जज साहब ने बोला कि यू आर गोइंग टू पे द चेक अमाउंट और नॉट। आई सेड नो, आई विल कंटेस्ट दिस केस, मतलब मैं केस को लड़ूंगा। तो कोर्ट कैन ऑर्डर अंडर जो नई अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से 143A के हिसाब से कोर्ट जो है मेरे को क्या करेगा, कंपनसेशन शैल नॉट सरपास, मतलब 20% तक कोर्ट की मर्जी है, मेरे को अवार्ड कर सकता है 20% अमाउंट। ठीक है। नाउ नाउ द सेक्शन 148 एक और है, इसमें अपीलेट कोर्ट की बात होती है। इसमें क्या बात है, it empowers the appellate court to demand the payment that is pending the appeal against a conviction under section 138 of the Negotiable Instrument Act. The appellate court may give the direction to the appellant in order to deposit an amount which would be a minimum of a 20% of a fine or a compensation awarded by the trial court, in addition to the interim compensation paid under section 143A। देखिए ये क्या बात बोल रहा है कि जितना फाइन जो है आपको ट्रायल कोर्ट ने नीचे लगा दिया था, उसका 20%, उसके एडिशन में जो है आपका appellant in order to deposit an amount which would be a minimum of 20% of a fine or a compensation awarded by the trial court, तो उसका 20%, मतलब देखिए, it empowers the appellate court to demand the payment that is pending the appeal against the conviction under section 138 of National Instrument Act. Appellate court may give a direction to the appellant in order to deposit an amount which would be a minimum of 20% of a fine or a compensation awarded by the trial court, in addition to the interim compensation paid under section 143। देखिए interim compensation कितनी थी वहां पे, टोटल अमाउंट की 20,000, सॉरी 40,000 थी। ठीक है। अब अपीलेट अगर मतलब मैं केस हार गया हूं, मैं फिर से अपील में जा रहा हूं, तो फिर वहां पे वो क्या बोलेगा, अपीलेट कोर्ट में गिव अ डायरेक्शन टू द अपीलेंट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट एन अमाउंट व्हिच वुड बी अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ फाइन फॉर अ कंपनसेशन। जो 40,000 की 20% कितना होगा, कोएडिशन में आएगा वहां पे।
ठीक है। अगर एक्विटल हो गया तो जितनी मेरे को कंपनसेशन थी वो अवार्ड की थी वो विद जो है इंटरेस्ट के साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है वो मेरे को मिलेगी। तो ये तो था आपका चेक बाउंस के रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट, and I would again I would like to welcome all the new members again कि they join us, and आपके कोई भी सजेशन हो या यू वांट कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाए तो लकी लॉ टीम इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट, and very again warm welcome all of you, and thank you फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आपका जिन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा बहुत ही बहुत धन्यवाद। वेरी सून जो है हम एक कंटिन्यूस सीरीज जो है शुरू करने जा रहे हैं। इट्स अभी जो हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वेरियस सब्जेक्ट के उसको डील कर रहे हैं। तो प्लीज अपने कमेंट्स कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए पहले। थैंक यू अगेन।